चलिए अब हमारा जो टॉपिक्स है ना वो है द्विविस्थापन क्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम ही है इसका द्विविस्थापन, मतलब दो बार विस्थापन, कुछ ऐसे समझो, दो बार विस्थापन। देखते हैं पहले हम जो ट्रिक है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर द्विविस्थापन का यहाँ पर क्या है, ए बी, ये दोनों मिलकर के एक यौगिक बनाएगा। ये भी एक यौगिक है, ये भी क्या चीज है, यौगिक है। बीच में क्या चीज है, प्लस। मतलब द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो यौगिक जो होते हैं ना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहला कंडीशन तो ये हो गया द्विविस्थापन का कि भाग लेने वाले जो दो पदार्थ होते हैं ना वो दोनों क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। और यौगिक में वो आयनिक होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक। आयनिक का मतलब होता है कि जैसे देखो यहाँ पर NaCl, ये आयनिक यौगिक हो गया। जैसे कोई भी यौगिक बनता है ना तो उसके बनने के पीछे कम से कम दो रीजन तो होता ही है। या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के दे दे और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो इस तरह से लेने देने से क्या होता है ना कि उनका अष्टक पूरा हो जाता है। और अष्टक जब पूरा हो जाता है ना तो वो निष्क्रिय हो जाता है। और हर तत्व जो होता है ना ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ले करके या दे करके हम निष्क्रिय हो जाए, मतलब अक्रिय गैस के जैसा हो जाए, अक्रिय गैस का जैसा हो जाए। जैसा कि 9th क्लास में थोड़ा बहुत आप जरूर पढ़े होइएगा। अरे तो इसकी डिटेल्स में चाहता जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे ना तो वहां पर हम करेंगे। तो जैसे Na के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु संख्या कितना होता है, 11। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप जानते हैं कि Na जो होता है ना इसको अष्टक पूरा करना रहता है। अष्टक का मतलब हो गया ये अक्रिय गैस के जैसा होना चाहता है। तो अक्रिय गैस का होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना उसके ऊपर एक आयन आ जाता है जिसको हम धन आयन या धन आवेश कहते हैं। तो इसके ऊपर आ जाता है प्लस। क्या आ जाता है, प्लस। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसके ऊपर आ जाता है धन आयन जिसको हम प्लस से सूचित करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब परमाणु की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, और आप जानते हैं कि Ne नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, है कि नहीं, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब जो होता है ना अक्रिय गैस होता है। और इसकी परमाणु संख्या नियॉन का हो जाएगा 10 हो जाएगा, आर्गन का कितना हो जाएगा 18। इस तरह से इन सभी का भी अपना होता है। तो ये तत्व जो होते हैं ना वो अक्रिय होते हैं, मतलब ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी से भी रिएक्शन इसकी जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसके अलावा इसके अगल बगल में जितने भी तत्व होते हैं ना सब चाहते हैं कि हम भी इन्हीं के जैसा हो जाए। इसीलिए किसी के इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है, किसी के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ना उनके ऊपर आ जाता है धन आयन जिसको हम प्लस से दिखाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना उसके ऊपर आ जाता है ऋण आयन, कर्जदार हो जाता है, ऋणी हो जाता है। जैसे आप किसी से कुछ उधार ले रहे हो तो क्या कहलाओगे, ऋणी। आपके ऊपर ऋण हो गया। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश, और उसको सूचित करते हैं किससे, माइनस से। तो देखो ये सोडियम हो गया, इसके पास कितना है, 11। अब ये किसके जैसा होना चाहेगा, नियॉन के जैसा। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि इसके अगल बगल में कुछ उस टाइप से तत्व है जो ले सके, ऐसा ना कि कहीं भी त्याग देगा। अब मान लो तुमसे कोई रुपया लेगा तब ना उसको दोगे, रुपया लेने वाला नहीं रहेगा तो किसी को ऐसे दे दोगे, चलो ऋण ले लो, ऋण ले लो, ऋण ले लो, ऐसा तो नहीं है। कोई लेगा तब ना उसको हम देंगे। तो जरूरी है कि Na के पास कोई ऐसा तत्व हो जो इसके इलेक्ट्रॉन को लेना चाहे। अब कोई लेगा कब, जब उसको घाटा हुआ रहेगा वही ना लेगा। तो ये भी चाहिए कि इसके अगल बगल में कोई ऐसा तत्व हो जिसको इलेक्ट्रॉन घटा हुआ हो। तो एक देने वाला हो और उसके साथ में एक लेने वाला हो, तब ये दोनों लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो Na हो गया, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। अब त्याग करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब ये हो जाएगा धन आवेशित, मतलब धन आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा।
पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, इसे समझो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देने वाले के ऊपर क्या आता है, धन आयन, लेने वाले के ऊपर ऋण आयन। तो चलो ये त्याग दिया। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है ना, वो होता है 17। कितना, किसके जैसा होना चाहेगा, 18 के जैसा, क्योंकि अपने नजदीक जो रहता है उसके जैसा होना चाहता है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। इसके नजदीक ये ऑर्गन है कि नियॉन है, तो किसके जैसा होना चाहेगा। तो इसके लिए एक कम पड़ रहा है, तो एक ये लेगा। तो इसके भाग्य की बात है, सौभाग्य है इसका कि इसके बगल में Na है जो एक देना चाहता है, और इसको एक घाटा भी है। एक कौन सी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे। तो सोडियम से कहेगा चलो भैया तुम्हारे पास एक ज्यादा है, हमको एक ही चाहिए, तो तुम हमको दे दो। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये जब ले लेगा ना, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इसके अब 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन एक दे देगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो लेने देने से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है ना, कि इसके ऊपर जो होता है ना आ जाएगा प्लस, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है, और उस बल के कारण जो होगा ना, ये एक नया कंपाउंड बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं NaCl। अब तो Na रहा नहीं, ये भी Cl रहा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देने से या ले लेने से ये कुछ और बन गया। क्या बन गया, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप पे आ गया, और इसके अंदर प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप पे आ गया। अब ये बन जाएगा, अब इसके अलग अलग आवेश के कारण इसके बीच क्या होगा, एक बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा, और इस तरह से एक ये क्या बन जाएगा, एक आयनिक यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयनिक यौगिक बन जाएगा। तो अब आप समझ गए कि प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है। तो द्विविस्थापन में क्या होता है कि भाग लेने वाले जो दो पदार्थ होते हैं ना, वो दोनों क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। एक पर प्लस है, दूसरे पर, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, ये भी आयनिक यौगिक, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा, इसने इलेक्ट्रॉन को। अब ये दोनों जब आप क्रिया करते हैं तो स्वाभाविक है प्लस माइनस एक साथ आएंगे। ये प्लस और ये माइनस एक साथ आकर के यहाँ पर एक नया कंपाउंड बना लिया। ये भी जो है अपने, अब ये भी जो है, अब ये माइनस एक कौन सी प्लस, ये दोनों मिलकर के एक नया कंपाउंड बना लिया। तो क्या हो रहा है इसमें, आयनों का अदला बदली। क्या हो रहा है इसमें, द्विविस्थापन में क्या हो रहा है, आयनों का अदला बदली हो रहा है। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक या सिर्फ यौगिक भी बोल सकते हो, है कि नहीं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके या अपने समूहों का अदला बदली करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, नए पदार्थ का निर्माण करते हो, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं। अब विस्थापन में क्या होता था, विस्थापन में क्या होता था जी, चेक कर लो यहाँ पर, विस्थापन में क्या होता था, एक तत्व होता था, एक यौगिक, ये तत्व इस यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता था, हटा करके उसके जगह पर बैठ जाता था। और इसमें क्या है, इसमें एक तत्व एक यौगिक, और इसमें क्या है, द्विविस्थापन में क्या है जी, दोनों यौगिक होना चाहिए, और दोनों आयनिक यौगिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयनिक यौगिक होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों आयनिक यौगिक। तो जब दो आयनिक यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए पदार्थ बनाता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या समूहों का अदला बदली करके नए यौगिक बनाते हो, नए पदार्थ बनाते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक लिया है, बेरियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये भी आयनिक यौगिक, ये भी आयनिक यौगिक।
ए के जगह पर ये वाला है, बी के जगह पर ये वाला है, सी के जगह पर ये हो गया, डी के जगह पर ये वाला हो गया। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद देखो ये प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ, नहीं ये आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ। आयनों का अदला बदली कर लेंगे और आयनों का अदला बदली करके ये बनाते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, नहीं। तो द्विविस्थापन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को हमने इसलिए लिया है कि इसमें अवक्षेपण क्रिया जो है ना, इसमें भी हम यही एग्जाम्पल लेने वाले हैं, यही एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो एग्जाम्पल चूंकि जब भी आपसे डिफिनीशन पूछे एग्जाम में ना, तो डिफिनीशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना कौन सी है, जरूरी है। डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी यदि देते हैं तो आपका नंबर जो है ना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़े, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझ गए हम लोग क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं। अब हम बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो। अवक्षेप का मतलब होता है कि दो चीजों को आपस में रिएक्शन कराया जाता है, तो पेंदी में जो होता है ना, ठोस कण के जैसा कुछ बनता है। जब दो चीजों को रिएक्ट कराया जाता है ना, तो रिएक्शन के बाद शुरू में आपको दिखाई नहीं देगा, रिएक्शन के बाद जो होता है ना, पेंदी में आपको कुछ ठोस कण, सॉलिड जो होता है ना पार्टिकल, आपको ठोस कण दिखाई देंगे। दही के जैसा जो है ना, छोटे 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 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे पेंदी में। तो जो पार्ट्स दिखाई देते हैं ना, वही अवक्षेप होते हैं और वो भिन्न भिन्न कलर में हो सकते हैं, श्वेत भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो रिएक्शन के बाद जो अघुलनशील छोटे कण बनते हैं, उन्हीं अघुलनशील छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। जैसे इसी को हमने यहाँ पर लिया है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों के रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट NaCl बनता है। तो ये बेरियम सल्फेट जो है ना, रिएक्शन के बाद देखो, रिएक्शन के बाद ये जो है ना, ये श्वेत मतलब दही के जैसा छोटे 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 ठोस कण आपको दिखाई देंगे पेंदी में। तो वो छोटे कण जो होंगे ना, वो बेरियम सल्फेट का होगा, जो श्वेत होता है, जो उजला होता है, मतलब अवक्षेप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, तो इस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है, इसका मतलब इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप का मतलब समझ में आया, रिएक्शन के बाद जो जो अघुलनशील जो छोटे छोटे कण बनते हैं, उसी कण को, उसी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया वैसा होता है जिसमें अवक्षेप बनता है, उसी को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, उसका एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल एक याद करोगे, दोनों क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसीलिए हमने एक ही एग्जाम्पल दोनों में लिया है कि आपको क्या रहेगा, आसान रहेगा। चलिए ये भी एक हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया का। लेड नाइट्रेट जो कलरलेस होता है, मतलब लेड नाइट्रेट का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे, सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट जो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और पोटासियम आयोडाइड ये भी रंगहीन होता है, कलरलेस होता है कि नहीं। जब दोनों को हम मिलाते हैं ना, तो हमारा लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है तथा पोटासियम नाइट्रेट बनता है। तो देखो इसमें भी अवक्षेप बनता है, मतलब दोनों को मिलाओगे तो ये ठोस कण के रूप में पेंदी में जमा हो जाएगा, और जो येलो कलर का होगा, पीला कलर का होगा, इसको पीला अवक्षेप बोलेंगे। छोटे ठोस कण के रूप में जब अघुलनशील बनेगा तो इसी को तो अवक्षेप बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये अवक्षेप हो गया। तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के रिएक्शन कराते हैं, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो आपको जवाब देना होगा, इस अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का
पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में लेड आयोडाइड पीबी किसका सूत्र होता है? लेड, सीसा का। और आई किसका सूत्र होता है? आयोडीन का। नहीं, तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए या 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है कि नहीं, या संभवतः 1 ही नंबर में पूछेगा। इस टाइप का प्रश्न आपसे क्या करता है? पूछता है। तो आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन हो गया कोयला, कोयला को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला घर पे होता है ना, बहुत सारा जगह कोयला आप देखे होइएगा, तो कोयला को हम जलाते हैं ना, तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जलाने के क्रम उसके नजदीक जाते हो तो क्या लगता है? गर्म लगता है। अरे ठंडा के दिन में अक्सर आप, अभी तो कोयला की मात्रा कम हो गया, लेकिन अक्सर आप पहले कोयला को जला करके खाना बनाते हुए या आग को हाथ सेकते हुए आप देखे होइएगा। तो कोयला को हम जलाते हैं तो क्या CO2 तो बनता ही है, लेकिन उसके अलावा क्या बनता है? क्या मिलता है आपको? ऊष्मा। और ऊष्मा भी एक तरह का ऊर्जा का रूप होता है, मतलब हम ऊष्मा को या ऊर्जा को बात एक ही चीज हो गया नहीं। तो कार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो CO2 के साथ साथ क्या निकलता है? ऊष्मा। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले या ऊर्जा उत्पन्न हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊर्जा का उत्सर्जन हो, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बने, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का निकलना। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कुछ न कुछ तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ऊर्जा भी, ऊष्मा भी क्या होता है? उत्पन्न होता है। याद रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पर देखो, ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ऑक्सीजन। नहीं, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 H2O और ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। इसको श्वसन की क्रिया भी इसको कहते हैं। मतलब श्वसन जो है ना, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, आगे हम लोग बायो जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन पहले टूटता है, तो भोजन का करना वियोजन अभिक्रिया। भोजन हम करते हैं तो टूटता है, तो टूटने का मतलब क्या हो गया? टूटने का मतलब वियोजन। तो भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया? वियोजन। अच्छा, जब भोजन पचता है ना, तो पचने से हमारा तात्पर्य होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम वगैरह है, उस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं ना, तो वो बदल जाता है ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। ये किसका सूत्र हो गया? ये हाँ, ग्लूकोज का ये सूत्र हो गया। तो ये तोड़ते हैं ग्लूकोज में। किस में तोड़ते हैं जी? ग्लूकोज में तोड़ते हैं। ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। ये जो भोजन आप करते हो, तो भोजन से जो आपको कार्बोहाइड्रेट रहता है, उस कार्बोहाइड्रेट को हमारे अंदर जो एंजाइम वगैरह होते हैं पेट के अंदर, तो वो एंजाइम मिल करके उसको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं। तोड़ते हैं किसमें? ग्लूकोज में। किसमें तोड़ते हैं? ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज जो होता है ना, हमारे ब्लड के साथ मिल करके हमारे पूरे सेल में, पूरे कोशिका में चला जाता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या सूत्र होता है? C12H22O11। ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। नहीं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ ज्यादा आपको मिलता है? किस चीज से ज्यादा मिलता है? चावल से मिलेगा, रोटी से मिलेगा, आलू से मिलेगा। इन सभी चीजों से कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसीलिए हम लोग भोजन में जो होता है ना, इसी कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी भी मिलता है। एनर्जी जो होता है इस कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन से, विटामिन से नहीं मिलता है। एनर्जी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। याद रहेगा ना।
तो यदि हमको काम करना है तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए आपको फल खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन चावल, रोटी, आलू जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, उसको खाना क्या चीज है? जरूरी है, ताकि उसे ऊर्जा मिले। तो एक जब हम भोजन करते हैं तो एक कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज में। किसमें टूट जाता है? C6H12O6 में टूट जाता है। अब ये हमारे ब्लड के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिल जाता है? ब्लड के साथ मिल जाता है, और ये चला जाता है हमारे सेल में, कोशिका में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? अब कोशिका में चला जाता है। अब जब श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी चला जाता है सेल में। तो सेल में आपका दो चीज आता है। कौन कौन चीज आता है? पहले से तो आपका ये वाला चीज है, C6H12O6, और उसके अलावा ये O2 भी अब गया, ऑक्सीजन भी गया। ये अब दोनों यहाँ पर करते हैं रिएक्शन, और रिएक्शन करने के बाद ये बनाते हैं CO2 प्लस H2O। अब प्लस प्रचुर मात्रा में एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसको एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। जो बायो में हम लोग पढ़ेंगे एटीपी क्या होता है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब कौन सा क्रिया है? तो आपसे पूछे कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है कैसे? क्योंकि श्वसन के दौरान जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसीलिए श्वसन कौन सी है? एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। समझ में आया? जो हम भोजन करते हैं तो भोजन से प्राप्त ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसीलिए श्वसन कौन सी है? एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ये भी एग्जाम में कितना बार आपका आ चुका है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है कैसे, इस चीज को आप बताएं। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण हमने तीसरा ये लिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया जल से कराते हैं। कल बताए थे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कि कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना को जल से रिएक्शन कराते हैं तो ये बुझा हुआ चूना और क्या बनता है? ऊष्मा। चूना को हम लाते हैं, पानी में डालते हैं तो रिएक्शन होता है, और उसको हम लोग टच करते हैं तो क्या होता है? गर्म लगता है। मतलब इस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए इसको कौन सा अपक्रिया बोलेंगे? अच्छा एक चीज बताओ, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया तो है ही, ये कौन सा अपक्रिया है? अच्छा, ये ऊष्माक्षेपी और कौन सा अपक्रिया है? जल्दी से बोलो। दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बन रहा है, तो ये संयोजन अपक्रिया भी है। दो पदार्थ मिलकर के तो कौन सा अपक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी के साथ साथ संयोजन अपक्रिया भी है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये कौन सा अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया भी। याद रहेगा? तो कुछ अपक्रियाएं वैसी होती है ना जो दोनों टाइप की होती है। संयोजन भी हो सकता है, ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है। संयोजन भी हो सकता है, ऊष्माशोषी भी हो सकता है, या ऊष्माशोषी भी हो सकता है, वियोजन भी हो सकता है। नहीं, इस तरह की एक ही अपक्रिया बहुत टाइप की हो सकती है। अपक्रिया मीन्स केमिकल रिएक्शन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, संयोजन भी हो सकता है, जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका उल्टा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता था। कुछ अपक्रियाएं वैसी होती है ना जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ेगा, मतलब उसको गर्म करना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको एनर्जी मिले, अब तो वो रिएक्शन करेगा। मतलब कुछ रिएक्शन, कुछ पदार्थ वैसे होते हैं ना, जब तक उसको घूस के रूप में ऊष्मा नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। इसे समझ, जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक तुम गर्म नहीं करोगे, मतलब इसको ऊष्मा नहीं दोगे ना, तब तक ये दो पदार्थ में नहीं टूटेगा। इसका मतलब कौन सा क्रिया हो गया? ये ऊष्माशोषी।
मतलब इसमें ऊष्मा का शोषण, मतलब पहले ये ऊष्मा लेगा, मतलब पहले ये ऊष्मा का अवशोषण करेगा, तब ये नया पदार्थ बनाएगा। इसीलिए इस तरह का क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। तो कुछ अभिक्रियाएं वैसी होती है जिसको संपन्न कराने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसको हम क्या कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता था, ऊष्माक्षेपी में कौन चीज होता था, ऊष्मा का उत्सर्जन, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता था। और ऊष्मा शोषी में क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्माक्षेपी में क्या होता था, ऊष्मा का उत्सर्जन। और ऊष्मा नामी है ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा का शोषण, मतलब ऊष्मा का सोखना, याद रहेगा ना, ऊष्मा को सोखना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा सोखा जाए, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, मतलब अवशोषण हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। एग्जाम्पल में सब हो जाएगा। जैसे इसको ऊष्मा दोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में टूटेगा। इसको ऊष्मा दोगे मतलब इसके अंदर विद्युत धारा सप्लाई करोगे तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा। फिर ये भी इसको ऊष्मा दोगे, सनलाइट दोगे तो ही जाकर के Ag और Cl2 में टूटेगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये और भी कोई अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तो हो गया, ये और भी कोई अभिक्रिया है क्या, वियोजन क्रिया। तो अधिकतर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होती है ना, अधिकतर सब नहीं, अधिकतर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होती है ना वो वियोजन अभिक्रिया होती है। अर्थात अधिकतर वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। याद रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है अधिकतर वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्मा शोषी। और भोजन का जो पाचन होता है या पचना जो होता है ना वो भी क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। भोजन जो हम लोग पेट में करते हैं नहीं, तो तोड़ने के लिए पहले एंजाइम वगैरह, पहले हमारे बॉडी का क्या कहता है उस टेम्परेचर तक उसको पहुंचना पड़ेगा नहीं, और थोड़ा सा उसको ऊष्मा भी चाहिए वहां पर, अब तब जाकर के ब्रेक होता है, क्या होता है, टूटता है वो, जिसको हम लोग डिटेल्स में बाई में पढ़ेंगे। आगे पढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपचयन। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो उपचयन में क्या होता है, कुछ अभिक्रिया वैसी होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, बस समझो ये 2 पॉइंट याद रखना, तीसरा बार में आपको याद हो जाएगा। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर हो या हाइड्रोजन हटे, तो उस तरह का अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिस तरह का एग्जाम्पल हमने लिया है, ध्यान से देखो यहाँ पर, इसी वजह से एग्जाम में जो है ना बहुत सारा प्रश्न आता है, आपको इस तरह का इक्वेशन देगा और पूछेगा इसमें कौन उपचयित पदार्थ है, किसका उपचयन, इस तरह का प्रश्न अधिकतर आपसे पूछते रहता है। अब ध्यान से देखो, ये मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना, MgO। इसमें क्या हो रहा है, Mg में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, उपचयन। देखो ना, Mg प्लस O2 बराबर MgO, तो इस Mg क्या, O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन Mg में जुट गया नहीं, तो हमारे उपचयन का डिफिनीशन कौन सी है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटे, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। क्यों क्यों बोलेंगे इसको उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन, इसीलिए इसको बोलेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। अच्छा, ऑक्सीजन जुटता किस में है, Mg में। अरे ऑक्सीजन जुटता किस में है, देखो ना O2 इसी में जुटा करके, तो जिसमें ऑक्सीजन जुटता है ना तो उसको हम बोलते हैं उपचयित पदार्थ। कौन सा पदार्थ, तो ये अपना हो गया, ये अपना हो गया उपचयित पदार्थ। कौन सा पदार्थ हो गया जी, तो Mg जो हो गया ना ये हो जाएगा उपचयित पदार्थ। याद रखना,
उपचयित मतलब जिसका उपचयन होता हो उसको उपचयित पदार्थ बोलते हैं। ये हो जाएगा उपचयित पदार्थ हो जाएगा कौन, Mg। चलो दूसरे की बात करते हैं इसका, ये उपचयन क्रिया है कि नहीं। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट करके H2O बना रहा है, इसका मतलब ये भी उपचयन क्रिया है, क्योंकि सब क्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो ये भी आपका हो गया उपचयन। अच्छा ऑक्सीजन किस में, इसमें उपचयित पदार्थ कौन हुआ जी, ये H2O, बिल्कुल सही, ये उपचयित पदार्थ, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है। फिर से यहाँ पर देखो तीसरा नंबर में, ये उपचयन क्रिया है कि नहीं, Na+O2 Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो क्या है ये उपचयन हो रहा है, मतलब उपचयन क्रिया है। तो किसके साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, ये उपचयित पदार्थ हो गया, ये क्या हो गया, ये उपचयित पदार्थ हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इसी में जुट रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुटे उस पदार्थ को हम बोलते हैं उपचयित पदार्थ, क्या बोलते हैं उसको, उपचयित पदार्थ बोलते हैं। तो डिफिनीशन याद हो गया। तो वैसी अब क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटे। अच्छा अब इस पे हम फोकस करते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, H2S + Cl2 = S, मतलब इससे H बाहर जा रहा है, इससे H क्या हो रहा है, देखो इसमें से H निकल करके, इसमें से H निकल करके, देखो इसमें से H जो है ना आपका, इसमें से H निकल करके आ करके Cl में जुट रहा है। तो देखो यहाँ पर ये वाला चीज बन गया, अब इसमें से S अलग हो गया, इसमें आकर के क्या हो गया, जुट गया। तो इस अब क्रिया में H क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इस अब क्रिया में H क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये भी उपचयित, इसका भी उपचयन हो रहा है। देखो डिफिनीशन, जिसमें ऑक्सीजन जुटे या वैसी अब क्रिया जिसमें से हाइड्रोजन बाहर हो, तो इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसमें से बाहर हो रहा है, इसका मतलब ये भी उपचयन क्रिया है। ये भी कौन सी है, तो ये भी आपका उपचयन अब क्रिया है। तो इसमें उपचयित कौन हो रहा है, जिसमें से हाइड्रोजन हटेगा वो उपचयित पदार्थ होगा। इसमें से हाइड्रोजन किसमें से हट रहा है, H2S में से, जिसमें ऑक्सीजन जुटे वो उपचयित पदार्थ, या जिसमें से हाइड्रोजन हटे वो उपचयित पदार्थ। तो इसी में से हाइड्रोजन हट रहा है, इसमें से H2S में से, तो H2S जो होगा ना ये हो जाएगा आपका उपचयित पदार्थ हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, NH3 + O2, तो NH2 से N बच गया, इसमें से H निकल गया, NH2 से H क्या हो गया, N बच गया, देख लो यहाँ पर। इसका मतलब ये भी कौन सी है, उपचयन क्रिया है। तो उपचयित पदार्थ कौन है, किसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, NH3 में से। तो NH3 जो है आपका ये है उपचयित पदार्थ है, समझ में आ गया। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन बाहर हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटे उपचयन क्रिया, हाइड्रोजन हटे उपचयन क्रिया, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा वो उपचयित पदार्थ, जिसमें से हाइड्रोजन अलग होगा वो उपचयित पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो इन सभी में ऑक्सीजन जुट रहा है, ये सब क्या हो गया आपका, ये सब हो गया उपचयित पदार्थ। ये दोनों में से हाइड्रोजन आपका हट रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, उपचयित पदार्थ हो गया, ये दोनों क्या हो गया, उपचयित पदार्थ हो गया। और एक चीज और कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं ना वो भी आपका, उसका भी होता है उपचयन, उसका भी क्या होता है, उपचयन होता है। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पर सोडियम, अब कुछ अपक्रिया वैसे होता है ना जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाया जाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि Na यदि किसी से रिएक्शन करेगा तो इसका उपचयन होगा कि अपचयन होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा कि ग्रहण करेगा। ये तो अभी एग्जांपल दिए थे, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब इसका होगा उपचयन, मतलब ये है उपचयित पदार्थ।
तो धातुएं जितनी होती है ना, अभी हम लोग इसके आगे जा करके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तत्वों का वर्गीकरण, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, या धातु पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। तो तत्वों का जो वर्गीकरण है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में जितनी भी धातुएं होती है ना, वो आराम से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो कौन सा होता है? उसका उपचयन होता है, मतलब वो उपचयी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? उपचयी पदार्थ होते हैं। याद रहेगा ना। तो धातुएं क्या होती है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि धातुएं जो होती है ना, मुख्यतः क्या होती है? उपचयी पदार्थ होती है। क्या होती है? उपचयी पदार्थ। अब एक चीज इसमें आता है, अवकारक या अपचायक। ये भी एग्जाम में बहुत आपसे पूछता है, अवकारक या अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? तो ध्यान से देखो, जिसका उपचयन होता है ना उसी को हम अवकारक बोलते हैं। तो इसमें जिसका जिसका उपचयन हुआ है ना, वो सब अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? या अपचायक कहलाता है। तो देखो यहाँ पर इसमें Mg क्या हो गया? अवकारक, इसी का उपचयन हो रहा है और इसी में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? उपचयित पदार्थ। और जो उपचयित पदार्थ होता है ना, उसी को हम लोग अवकारक या अपचायक बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अवकारक या अपचायक। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अवकारक हो गया। अरे समय, तो इस तरह से आपको क्लास 10th लेवल पर, इसके आगे भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन क्लास 10th लेवल पर इतना चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है मुख्यतः, हमेशा नहीं, मुख्यतः उसे हम क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है मुख्यतः उसको हम अवकारक कहते हैं, हमेशा नहीं, किसी किसी केस में नहीं। लेकिन क्लास 10th लेवल पर इतना याद रखिएगा, मुख्यतः वो क्या होते हैं? अवकारक होते हैं। तो कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? जो धातुएं होती है ना, अधिकतर धातु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्याग करती है। अरे समय, इसीलिए वो मुख्यतः क्या होते हैं? अवकारक होते हैं। क्या होता है? जो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं, उपचयन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपचयन। क्या चीज? तो सेम इसका उल्टा। तो उपचयन का उसमें क्या होता था? O2 का ग्रहण, इसमें क्या है? H2 का ग्रहण। उसमें क्या होता था? हाइड्रोजन को बाहर जाना, इसमें O2 का बाहर जाना। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें H2 का ग्रहण, मतलब H2 का जुड़ाव हो, ग्रहण मत लिखो यहाँ पर, इसको H2 का जुड़ना, H2 का जुड़ना, H2 का जुड़ना। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन कौन सी हो? बाहर जाए। उसमें क्या होता था? ऑक्सीजन जुटता था, हाइड्रोजन, उसमें क्या होता था कि ऑक्सीजन जुटता था और हाइड्रोजन क्या होता था? बाहर जाता था, हाइड्रोजन बाहर। लेकिन इसमें कौन सी है? इसमें है कि हाइड्रोजन बाहर आएगा और अंदर आएगा, मतलब जुड़ेगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बाहर। तो ये वाला होता है किसमें? उपचयन में। और ये वाला किसमें होता है? अपचयन में होता है। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन बाहर जाए, ऑक्सीजन निष्कासन, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल हमने दिया है H2 प्लस Cl2 HCl। तो क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है। तो हाइड्रोजन किसमें जुट रहा है? Cl2 में। तो Cl2 क्या कहलाएगा? अपचयित पदार्थ। इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे अपचयित पदार्थ। इसको हम बोलेंगे अपचयित पदार्थ, इसको बोलेंगे हम। ये इसका क्या हो रहा है? अपचयन। इसके क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अच्छा चलो ध्यान देखो यहाँ पर CuO प्लस H2 है, तो Cu प्लस H2, तो इसमें से देखो, इसमें CuO है और यहाँ पर Cu हो गया, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इसमें से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का त्याग हो तो भी क्या कहलाता है? अपचयन अपक्रिया। इसका मतलब ये भी क्या चीज है? और इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, Cu से नहीं, CuO से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो CuO अपचयित पदार्थ हो गया। क्या हो जाएगा? अपचयित पदार्थ। इसमें देखो H2 प्लस O2, हाइड्रोजन किसमें जुट रहा है?
ऑक्सीजन में, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब किस में जुट रहा है? O2 में। तो O2 कौन सा हो जाएगा? अपचयित पदार्थ। इसमें बोलो ZNO प्लस C, तो Zn देखो यहाँ ZNO है, इसमें से O गायब होकर के यहाँ पे Zn हो गया। ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। तो किससे ऑक्सीजन हट रहा है? ZNO से। तो ZNO जो है ये क्या हो जाएगा? अपचयित पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा अब एक चीज बताओ, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यही ना? अच्छा चलो अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देते हैं। CuO से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। थोड़ा देर के लिए अब ध्यान देना। अच्छा अब ये H2 पर फोकस करते हैं। तो H2 में देखो तो ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसका क्या होता है? उपचयन। उसका क्या होता है? इसका मतलब हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। मतलब इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में दोनों चीजें हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। तो वह कुछ अभिक्रियाएं वैसी होती है जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन मतलब दोनों होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, या अपचय अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में अपचयन, ये हो गया अपचयित पदार्थ हो गया। इसका क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, देखो तो H2 से H2 हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? उपचयन। ये हो गया उपचयित पदार्थ, तो ये हो जाएगा अपचयित पदार्थ। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका हो रहा है अपचयन, ये हो जाएगा अपचयित पदार्थ। ये क्या हो जाएगा? अपचयित पदार्थ। ये क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसका हो रहा है उपचयन, और जिसका उपचयन होता है उसको उपचयित पदार्थ कहते हैं। ये हो जाएगा उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ हो जाएगा, उपचयित पदार्थ हो जाएगा। और जिसका उपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, उसके उल्टा उसमें अवकारक है। इसमें क्या चीज? ऑक्सीकारक। तो जिसका अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। या जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? जो आधात्वीय होती है ना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जैसे क्लोरीन हो गया, नहीं, और क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो ये जितने आधात्वीय होती है ना मुख्यतः वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसका मतलब कौन सी है? उसका क्या हो रहा है? उसका हो रहा है अपचयन, और जिसका अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर नोट में लिख दिया है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, वैसे तत्व होते हैं जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के जैसा बिहेव करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा SO2, H2O2, O2, HNO2 ये जो होते हैं ना, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, तो मुख्यतः इसको आपको याद रखना है कि ये ऑक्सीकारक भी हैं और अवकारक भी हैं, दोनों है। ये क्या चीज है? दोनों। तो उपचयन समझ में आ गया? ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना उपचयन, और हाइड्रोजन जुटना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। क्या चीज? अपचयन। अब यहाँ पर हम लोग का उपचयन अपचयन अभिक्रिया जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, या उसी को अपउपचय अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आए तो अपउपचय अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपसे अब डिफिनीशन पहले हम देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या होगा रेडॉक्स अभिक्रिया का? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन क्रिया बोलते हैं। याद हो गया? एग्जाम्पल में जैसे देखो यहाँ पर ये CO हो गया, कौन सी हो गया? अब यहाँ पर आप चीज को ध्यान देखो, तो CuO से बन गया Cu, तो इसमें से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। इसमें देखो ना, Cu ऑक्सीजन नहीं हट रहा है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। इसका मतलब हो गया इसका हो रहा है अपचयन, इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसमें ये हो जाएगा अपचयित पदार्थ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपचयित पदार्थ हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो क्या हो रहा है, ये वाला H2 है, तो H2 से H2 मतलब इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, और इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है इसमें। तो जिसमें ऑक्सीजन जुटे उसको क्या कहते हैं? उपचयन। तो ये हो गया उपचयन और क्रिया भी है इसमें, नहीं? और इसमें H2 का क्या हो रहा है? उपचयन। ये हो जाएगा उपचयित पदार्थ। कौन सा पदार्थ हो जाएगा? ये हो जाएगा उपचयित पदार्थ, ये हो जाएगा उपचयित पदार्थ। इसमें दोनों क्रियाएं हो रही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे उपचयन अपचयन, अब क्रिया बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखो ZNO है, ZNO से Zn बन गया, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, तो क्या हो रहा है? इसका अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। 80 में ऑक्सीजन जुट रहा है, चेक कर लो यहाँ पर, तो इसका क्या हो रहा है? चयन। इसका क्या हो रहा है? चयन। ये हो जाएगा अपचयित पदार्थ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपचयित पदार्थ, अपचयित। अच्छा ये क्या हो जाएगा? उपचयित पदार्थ, क्या हो जाएगा? उपचयित पदार्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक कर लो, H2S से S हो गया, इसमें से हाइड्रोजन हट गया, तो जिसमें से हाइड्रोजन हटा उसका क्या होता है? उपचयन। इसका हो रहा है उपचयन। HCl2 से HCl बन गया, तो इसमें हाइड्रोजन जुट गया, तो इसका क्या हुआ? अपचयन। इसका क्या हुआ? अपचयन। रिडक्स ऑफ क्रिया दोनों हो रहा है। अच्छा इसमें कौन, ये क्या हो जाएगा? उपचयित पदार्थ। क्या होगा? उपचयित पदार्थ हो जाएगा। ये क्या होगा जी? अपचयित पदार्थ हो जाएगा, अपचयित पदार्थ होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण क्या होता है। नहीं, पुरोजन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है। तो जैसे देख लो, ये लोहा हो गया और इस पे जंग लगा हुआ है, ये पानी का जहाज हो गया, इस पे भी क्या लगा हुआ है? जंग। ये भी आपका हो गया, इसके ऊपर भी क्या लगा है? जंग। तो आखिर ये जंग लगता कैसे? जंग किस में लगता है? प्लास्टिक में कि लोहा वगैरह में? धातु में लगता है। जितनी धातु होती है किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन जंग किस में लगता है? धातुओं में लगती है, मेटल्स में लगता है। आखिर ये जंग लगता क्यों है? तो कोई भी धातु जो होता है ना, अब सब धातु की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ धातु में जंग नहीं लगता है, और लगता भी है तो बहुत दिनों के बाद लगता है कि नहीं? लेकिन अधिकतर धातुएं जो होती है ना, जब नमी, नमी का मतलब हाँ, जिसमें जल के संपर्क में आए, नहीं वायु, वायु से तात्पर्य हमारा ऑक्सीजन, नहीं अम्ल या कुछ केमिकल होते हैं इत्यादि। तो जब धातुएं जो होती है ना, नमी, वायु, अम्ल, रसायन इत्यादि के संपर्क में आती है, तो इन सभी चीजों से रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद उसके ऊपर जो होता है ना, एक अवांछनीय परत, अवांछनीय का मतलब बिना काम का, बिना काम का वेस्ट मतलब लेयर, एक अवांछनीय परत उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो उसी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण। ये भी एक रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि
लोहा जो होता है मतलब धातुएं जो होती है वो नमी, वायु, अम्ल, रसायन इत्यादि के संपर्क में आती है तो इन सभी चीजों से उसका अपक्रिया होता है और उस अपक्रिया के दौरान जो होता है फल स्वरूप जो होता है उसके ऊपर एक अवांछनीय परत चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? अवांछनीय इस तरह का ये परत चढ़ जाता है। तो तो इस परत का चढ़ना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। तो आपसे कोई पूछे कि संक्षारण क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? ये पहले तो एक रासायनिक अपक्रिया है, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें धातुएं नमी, वायु, अम्ल, रसायन इत्यादि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर अवांछनीय परत चढ़ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। आज संक्षारण कहते हैं, याद रहेगा। ये भी क्या चीज है? एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है और धातुएं जो होती है इन चीजों से रिएक्ट करती है और रिएक्शन के फलस्वरूप उसके ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। और अवांछनीय से तात्पर्य हमारा है कोई बिना काम का होता है, वो यूजलेस होता है, इसका कोई काम नहीं होता। और कुछ केस में वो कभी कभी फायदा भी कर जाता है, फायदा भी कर जाता है। जैसे एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, उसके ऊपर हम लोग जानबूझ करके जो है ना उसके ऑक्साइड का परत चढ़ाते हैं ताकि उसका संक्षारण नहीं हो। तो हम लोग धातु डिटेल्स में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब संक्षारण से बचने का उपाय क्या चीज है? कैसे बचा जाए इसे? क्योंकि मान लो कि अब लोहा में जैसे इसमें जंग लग रहा है तो धीरे धीरे इसका परत निकलते जाएगा, ये कमजोर होते जाएगा, इसका परत धीरे धीरे निकलते जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमजोर होकर के खत्म हो जाएगा। इस तरह से लाखों टन जो है ना हमारा लोहा जो होता है ना वो नुकसान हो जाता है इस संक्षारण के चलते। तो इसे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का मुख्यतः 3 उपाय हम लोग करते हैं। या तो धातु के ऊपर पेंट कर दो, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई फंक्शन होता है शादी ब्याह में, घरों को जो घर में जो हम लोग लोहे का वगैरह का चीज यूज करते हैं ना उसके ऊपर क्या कर देते हैं? पेंट करते हैं। हर साल क्या करते हैं? दीपावली वगैरह में क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो पेंट क्यों किया जाता है? इसी संक्षारण से बचाने के लिए, बचने के लिए, मतलब जंग से बचने के लिए, जंग से बचने के लिए। ठीक है। तो होता क्या चीज है, जैसे मान लो कि आपका ये लोहा हो गया, अब लोहे के ऊपर हम पेंट कर देंगे ना, इस तरह से क्या कर देंगे? इस तरह से हम पेंट कर देंगे इस तरह से, तो हवा और लोहा के बीच में पेंट आ जाएगा। तो जब तक ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, पानी के संपर्क में नहीं आएगा, अम्ल के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो ये पेंट क्या करता है ना, ये पेंट क्या करता है कि ऑक्सीजन या जल के बीच में एक बाधा खड़ा कर देता है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर पेंट कर दी, ये पेंट हो गया, अब इधर से हवा आ रहा है और यहाँ पर लोहा है, तो लोहे के बीच में पेंट आ गया, तो लोहे से जब संपर्क नहीं होगा ऑक्सीजन का तो रिएक्शन कैसे करेगा? तो रिएक्शन नहीं करेगा, जिसके चलते इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग धातुओं पर पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। उसके अलावा धातुओं पर ग्रीज लगा करके, ग्रीज ग्रीज आप लोग देखोगे जिसको हम लोग ग्रीस वगैरह मतलब गांव वगैरह में बोला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ग्रीज भी लगा देते हैं ना धातु के ऊपर, तो भी जो होता है ना संक्षारण उसका नहीं हो पाता है, क्योंकि कनेक्शन नहीं हो पाता है वायु का, नमी का, जल का, तो धातु से कनेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे आप लोग देखते हुए तांबा का बर्तन वगैरह को हम लोग कुछ दिन तक रख देते हैं तो उसके ऊपर जो होता है हरा रंग का एक परत चढ़ जाता है। घर पे देखिएगा जो तांबे वगैरह का जो या पीतल का जो बर्तन रहता है ना, उसको कुछ दिन तक हम लोग रख दें तो रखने के बाद उसके ऊपर जो होता है ना हरापन टाइप का एक परत चढ़ते जाता है। तो कौन सी है? कौन सी है वो भी एक तरह का कौन सी है? जंग है। कौन सी है? जंग है। मतलब वो भी एक तरह का संक्षारण की प्रक्रिया। ठीक है। तीसरा कौन सी है? यशद लेपन या जस्तीकरण करके। यशद लेपन या जस्तीकरण का मतलब हो गया कि क्या करते हैं हम लोग, धातु को ऊपर जो होता है ना जस्ता का परत चढ़ा देते हैं। तो जस्ता का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्तीकरण या यशद लेपन कहलाता है। तो धातु के ऊपर जैसे लोहा हो गया, तो लोहा के ऊपर हम जस्ते का परत चढ़ा देंगे ना तो भी उसका संक्षारण नहीं हो पाता है। जैसे आप लोग साइकिल वगैरह यूज करते हैं तो साइकिल का हैंडल वगैरह आप लोग देखते हुए ऐसा लगता है तो स्टील का है, एक स्टील का नहीं होता है, वो लोहे का होता है। और लोहे के ऊपर जो होता है ना जस्तीकरण, मतलब जस्ते का परत क्या किया जाता है? चढ़ा दिया गया रहता है।
जिसके चलते उसके जंग नहीं पकड़ता है और कुछ दिन तक क्या होता है वो चलता है। तो लोहा सस्ता भी होता है। अब यदि हम स्टील लगाएं तो क्या होगा, महंगा होगा, तो फिर उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए उसका आसान उपाय है कि लोहे का हैंडल बना दिया जाता है और उसके ऊपर जस्ते का परत क्या चढ़ा दिया जाता है। तो 3 उपाय करके हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता में क्या होता है कि आप लोग देखते होइएगा कि भोजन को हम लोग खास करके जो जो तैलीय होता है, मतलब तेल वगैरह में जो बनाया जाता है, जो तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें तेल वगैरह की मात्रा होती है, तो उसको हम लोग, अब गर्मी के टाइम आ गया, उसको हम लोग कुछ दिन तक या कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं तो उसका स्वाद खराब हो जाता है, खट्टा लगेगा। या ब्रेड वगैरह का देखते होइएगा, कुछ देर तक हम लोग रख देते हैं तो उसके ऊपर भूरा परत चढ़ जाता है कि नहीं, उसका भी स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो किस टाइप के पदार्थ होते हैं वो अधिकतर पदार्थ जो होता है ना वो तैलीय होता है, मतलब तेल में बनाया हुआ होता है। वह नहीं कि नहीं, किसमें बना रहता है, तेल में बनाया हुआ रहता है। या कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें वसा अम्ल होता है, क्या होता है, वसा होता है। तो वैसे खाद्य पदार्थ जो तैलीय हो या वसा युक्त हो, तो उनको हम लोग कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक यदि हम लोग रख देते हैं तो उसका स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो स्वाद और गंध का खराब होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। तो वैसे तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ जिनको हम वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं, कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, तो उनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाता है। इस घटना को, इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, मतलब उसका गंध विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे देखो ये सेब है, सेब को हम लोग काट देते हैं, कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो उसका कुछ इस टाइप का हो जाता है। देखो ना, घर पर सेब काटते हुए, सेब काट दो तो काटोगे तो इस टाइप का रहेगा, और कुछ देर तक छोड़ दोगे ना तो वो इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाता है। ये क्यों होता है इस टाइप का, तो देखो सेब में जो होता है ना आयरन होता है, क्या होता है, ये विकृत गंधिता नहीं है, स्वाद खराब नहीं होता है, ये विकृत गंधिता का उदाहरण नहीं है कि नहीं। सेब को जब हम काट देते हैं ना तो इसके ऊपर ये भूरा टाइप का जो है ना परत चढ़ जाता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि सेब जो होता है ना आयरन होता है, क्या होता है, आयरन। और आयरन जब वायु के संपर्क में आता है ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और रिएक्शन के बाद ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। तो ये जो परत आप देख रहे हो ना, ये ऑक्साइड का परत है। किसका परत है, ऑक्साइड के। किसके कारण होता है, क्योंकि सेब में जो होता है ना आयरन होता है, क्या होता है, आयरन, लोहा होता है, लोहे का अंश होता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। अच्छा, फिर आप देखते हो कि चिप्स वगैरह आप लोग खाते हो, तो चिप्स वगैरह खाते हो तो उसको पैक किया हुआ रहता है। क्यों पैक किया हुआ रहता है, उसमें हवा भरा हुआ रहता है, रहेगा इतना, फुला करके कर देगा इतना बड़ा, और रहेगा उसमें इतना है, तो उसमें हवा भरा हुआ रहता है। कौन सा हवा रहता है, उसमें गैस भरा हुआ रहता है। कौन सा गैस रहता है उसमें, नाइट्रोजन गैस रहता है। तो नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा जाता है उसमें, क्योंकि चिप्स जो होता है ना वो तेल वगैरह में तल करके बनाया जाता है, इसीलिए उसको कुछ दिन तक छोड़ दोगे ना तो उसको विकृत गंधिता के कारण उसका स्वाद वगैरह, गंध वगैरह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाद और गंध खराब हो जाएगा, क्योंकि वायु के संपर्क में आएगा ना तो वायु से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के कारण उसके जो होता है ना उसका स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब कि तैलीय या खाद्य पदार्थ जो होता है ना वसायु, वो वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, मतलब उसका हो जाता है उपचयन। जब तैलीय या वसायु खाद्य पदार्थ को ऐसे छोड़ देते हो तो किसके संपर्क में आता है, तो वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, मतलब उसका होता है उपचयन, और उपचयन के कारण उसका स्वाद और गंध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम ऐसा करें कि उसमें से ऑक्सीजन हटा दें और उसके जगह पर तो अब हम बात करते हैं कि इससे बांचा कैसे जाए। अभी हम बताएंगे कि क्यों, क्या चीज इसमें भरते हैं, क्यों भरते हैं। तो सवाल है कि उससे विकृत गंधिता से बचे कैसे, तो इतना सारा उपाय करके आप बच सकते हो। जितना ज्यादा टेम्परेचर किसी चीज का होता है ना उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो टेम्परेचर कम कर दो। तो टेम्परेचर कम करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। तो चीजों को देखते हो तो हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ दिन तक वो चलता है, खराब नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाता है, फ्रिज के अंदर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्टिविटी उनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्रियाशीलता कम हो जाएगा। वायुरोधी बर्तन में मतलब ऐसे बर्तन में रखो जिसमें वायु नहीं हो, वैसे बर्तन में रख दो तो भी वो खराब नहीं होगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में मतलब भरसक कोशिश करो कि हमारा भोजन प्रकाश सनलाइट में मत रखो उसको, है कि नहीं, तो भी आपका जल्दी से खराब नहीं होगा। या एक केमिकल होता है BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको हम लोग भोजन में मिला देते हैं ना, तो भी हमारा जल्दी से खराब नहीं होता है। तो जो भी डिब्बा बंद पैकेट वाला होता है ना, तेल वगैरह वाला, कुछ इसी टाइप का केमिकल उसके अंदर मिला दिया जाता है, जिसके चलते वो कुछ दिन तक हमारा भोजन खराब नहीं होता है, ऐसे पड़ा रहता है। या N2 का प्रयोग करके, तो चिप्स जो देखते हो ना, उसमें ऑक्सीजन तो निकाल दिया जाता है, N2 गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है। मतलब ये वसा अम्ल से रिएक्शन बहुत कम करता है, बहुत कम करता है। इसीलिए हम लोग जो चिप्स वगैरह का जो होता है ना, उस थैली के अंदर नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, भर देते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों, नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है उसके अंदर? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है बहुत कम क्रियाशील होता है, जिसके चलते हमारा भोजन कुछ दिन तक खराब नहीं होगा, इसीलिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको भर देते हैं, इसीलिए इसके अंदर हम लोग भर देते हैं। ये हो गया हम लोगों का विपरीत गंधिता। इस तरह से लगभग आपका जो टॉपिक्स का जो मेन चीजें है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और कुछ चीजें रह जाएगा तो उसको हम लोग